सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। अभी हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है, इसमें आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आप देख पा रहे हो, पृथ्वी की गतियां हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मोशन ऑफ अर्थ है। मैं इसको और जूम आउट कर देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें विजिबल हो जाएँ। तो चैप्टर नेम आप देख पा रहे हो क्या है, पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो टू टाइप से मूव करती है, मोशन करती है। उसकी जो गति है वो कितने टाइप से गति करती है, 2 टाइप से गति करती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वो 2 टाइप क्या हो जाते हैं, तो एक तो हो जाता है आपका घूर्णन यानी कि रोटेशन, और एक हो जाता है आपका रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी का जो मोशन है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। कौन कौन सा है, तो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। जिन्हें पता है दैट्स ओके, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, चलो इसको छोटा करेंगे, साइड में करेंगे। पहले बात करते हैं हम रोटेशन की। ठीक है, मान लो आप आरती करते हो। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, आरती कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हम अपने जगह पर खड़े होते हैं और आरती करके ऐसे 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 अपनी जगह पर घूम जाते हैं। ठीक है, अपनी ही जगह पर घूम जाना क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, फिर मान लो एक मंदिर है, हम मंदिर गए, कहीं कहीं हम क्या करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं और ये हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिक्रमा। परिक्रमा से क्या याद रखेंगे, परिक्रमण। इस चीज़ का ध्यान रखना, परिक्रमा से परिक्रमण, या इंग्लिश वाले बच्चे रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमना। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना हमारा परिक्रमण होता है, और अपनी ही जगह पर खड़े खड़े घूम जाना दिस इज अ रोटेशन, यानी कि घूर्णन। चलो ठीक है, जिसे समझ में आ गया है वो बताएंगे, और जिसे समझ में नहीं आया उनके लिए एक एग्जाम्पल और है। चलो मान लो हम लोग गए घूमने। अब हम लोग डांस करते हैं ना, ठीक है, डांस करते हैं। ये बंदी है, यानी कि एक लड़की है, ये है, और ये इसका हाथ पकड़ के इसको घुमा रहा है, और ये अपने ही जगह पे घूम रही है। क्या कर रही है, अपने जगह पे घूम रही है। तो ये जो लड़की है अपनी जगह पे घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, ये भाई घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, हो गया। अब ये लड़का है, ठीक है, अब ये लड़की है, ये इसके चारों ओर मूव कर रही है, इसके चारों ओर घूम रही है। जब ये इसके चारों ओर घूम रही है तो ये क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, यानी कि परिक्रमण कर रही है। तो मैंने दोनों टाइप से समझा दिया है। जो बच्चे पूजा पाठ वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए भी एग्जाम्पल दिया है, और अपने थोड़े से फ्रेंडली टाइप के बच्चों के लिए भी हमने क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मेरी बच्चे कहने की हैबिट है, सो इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, ये ना समझें कि ये बहुत ज़्यादा वो बन रही है या कुछ। तो मेरी थोड़ी सी हैबिट है बच्चे बोलने की। ठीक है, बाकी आप सब फ्रेंड हो, यानी कि स्टूडेंट्स हो, उस हिसाब से मुझे बोलना चाहिए। चलो, रिवोल्यूशन और रोटेशन का आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने स्टार मार्क किया, क्यों किया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन आपके पेपर में आई हुई है, PYQ में आई हुई है। जब हम इसको सॉल्व कराएंगे PYQ, तब वहाँ पे आप देखना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक्सिस पे घूमना, मैंने उस दिन एक्सिस भी बताया था, अर्थ बनाई थी, याद होगा, और ऐसे से एक इमेजिनरी लाइन डाली थी, और मैंने बताया था ये है एक्सिस, और इसी के इर्द गिर्द अर्थ हमारी ऐसे रोटेट होती है। यानी कि इसकी दिशा कौन सी होती है रोटेट होने की, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। जो हमारी पृथ्वी है वो कौन सी दिशा में घूमती है, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है। तो ये एक्सिस आपको पता है, रिवोल्यूशन, रोटेशन, ये सारी चीज़ें अभी मैंने क्लियर कर दी हैं ना। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो पृथ्वी का अक्ष और उसका झुकाव। अब हम बात करेंगे जो हमारी अर्थ है और उसका जो झुकाव है वो देखेंगे। हमने कल बताया था कि हमारी अर्थ कैसे है, ऐसे बनी हुई है, 1 सेकेंड, इस तरीके से बनी हुई है, और इस पे एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है ना, ऐसे स्लाइंट में, सीधे में नहीं है, स्लाइंट में बनी हुई है इमेजिनरी लाइन। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, एकदम से सीधी नहीं है। ठीक है, क्या है, एकदम से सीधी नहीं है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों झुकी है, अगर झुकी है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे अर्थ पर, हमारे मौसम पे, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। तो आप यहाँ से देखो, वैसे तो लाइन कैसी होनी चाहिए, सीधी, ये वाली लाइन होनी चाहिए, और ये सीधी ऐसी लाइन होनी चाहिए।
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बट आप क्या देख रहे हो कि जो इमेजिनरी लाइन है वो थोड़ी सी स्लाइंट है, ये देखो, ये होगी स्लाइंट, हो गई ना। यहाँ वाला जो पार्ट है कितनी झुकी हुई है? अगर क्वेश्चन आए, ये चीज़ ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी अपने पोल से कितनी झुकी हुई है, तो आपका आंसर होना चाहिए 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी कितने एंगल का कोण बनाती है इक्वेटर से, तो क्या होना चाहिए आंसर? 66.5 डिग्री। ठीक है, कितना? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कितने डिग्री का कोण बनाती है ये अपने इक्वेटर से लेकर, तो वो हो जाएगा 66.5 डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपके नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ से ये थोड़ा सा स्लाइडली झुकी हुई है, यानी कि ये पिज्जा का स्लाइड है। ये मान लो जिन्हें पिज्जा पसंद है वो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं भाई, ये पिज्जा वाला स्लाइड है। ये बहन को दिया जा रहा था और बहन ने, सिस्टर ने क्या किया? मना कर दिया, भाई 23.5 डिग्री वाला पिज्जा नहीं लूँगी मैं, मुझे तो ये 66.5 डिग्री वाला पिज्जा ही चाहिए। सो ध्यान रखना, ठीक है। सिस्टर कभी भी छोटा पीस नहीं लेती हैं, भाई से लड़ाई हो जाए, चाहे जंग हो जाए, भाई कितनी भी जो बड़ी जंग लड़ने को तैयार हैं, और भाई भी खैर कम नहीं है, उनको भी जंग पसंद है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और क्वेश्चन बनता है कितने डिग्री का, यानी कितने उसका कोण बनाती है, तो आपका 86.5 डिग्री का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से भी क्या बना है, आपका क्वेश्चन बना है। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे स्टार नहीं बना पाया था मैंने, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि आपकी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो भी रेखाएं हम यहाँ पे दिखाते हैं, कल हमने अक्षांश, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, देशांतर, ठीक है, और हमने एक्सिस वाली लाइन, और जो आज हम लाइंस दिखा रहे हैं, ये सारी आपके अर्थ पे सारी की सारी लाइंस इमेजनरी ही होती हैं। कैसे होती हैं? इमेजनरी होती हैं। इनका कोई भी क्या, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इसके कच्छी समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 66.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम हॉल में हम भूल जाते हैं, और वहाँ पे जब 1 नंबर कम होगा तो ऐसे मुँह बना के आ जाएंगे, ठीक है। वो मुँह नहीं बनाना है, ठीक है। अब कच्छी समतल और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया अर्थ के बारे में, कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करती हूँ, सो दैट कि आप लोग चीज़ें भूले ना, बिल्कुल माइंड में आपकी चीज़ें सेट हो जाएं, इसलिए, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है? पृथ्वी जिस समतल पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे कच्छी समतल कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक बात की थी कि जब हम अपने ही जगह पर, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं और मैं अपने ही जगह पर ऐसे 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 घूम गई, अपनी ही जगह पर घूम गई, लेकिन यहाँ पे कुछ है और मैं इसके चारों ओर घूम गई, मैं या आप कोई भी इसके चारों, यानी किसी ऑब्जेक्ट को के चारों ओर घूम रही हूँ, दिस कॉल आर रिवोल्यूशन। तो भाई अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रही, दैट्स ओके, बट किसके चारों ओर घूम रही है? अगर रिवोल्यूशन दिया है तो किसी के चारों ओर तो घूम रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि अर्थ किसके चारों ओर घूमती है, बाकी मैं तो बताने ही वाली हूँ। तो पृथ्वी जिस समतल पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, यानी कि रिवोल्यूशन करती है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। भाई इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो नाराज मत होना, अगर मैं दोनों लैंग्वेज को पढ़ूंगी तो मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार मुझे बता देना, मैं समझा दिया करूँगी, ठीक है। द प्लेन ऑफ विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। चलो इसकी भी मैंने इमेज लगाई हुई है, अभी मैं सब चीज़ें समझाने वाली हूँ, बस वेट करो। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ऋतुओं में क्या आता है? चेंज आता है।
ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी यहाँ पे लाइन डाली हुई है ना, टू द पॉइंट डाली हुई है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही है और आएगा। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं वो एग्ज़ाम हॉल में जाके जब आप पेपर दे के आएंगे तो मुझे 100% बिलीव है कि आप लोग ज़रूर बताओगे कि मैम आपकी PDF से सारे क्वेश्चन बने थे। मुझे इतना बिलीव है अपनी PDF पे, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी कि एक ही दिशा में उसका झुकाव है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ऋतुओं में चेंज आ रहा है, हमारे सीजन्स में चेंज आ रहा है, यानी कि ये अर्थ है, ठीक है। और ये ऐसे झुकी हुई है, अभी बात की थी हमने, अभी बात की थी ना कि इस तरह से झुकी हुई, तो ये एक ही दिशा में झुकी हुई है, वो कहीं किसी भी तरफ घूम जाए पर उसका जो झुकाव है वो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसी झुकाव के कारण क्या हो रहा है, हमारे सीजन्स में चेंजिंग आ रही है। चलो, अब हमने बात की थी घूर्णन और रिवोल्यूशन की, यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में सारी चीज़ें गिवन है। तो अच्छा, जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन होता है, इसकी वजह से भी कुछ चेंजेज होते होंगे हमारी अर्थ में। भाई क्यों होता है घूर्णन, किस लिए होता है, परिक्रमण ही हो जाता भाई, किसी सन के अराउंड घूम रही थी वहीं घूम लेती, अपनी जगह पे भी क्यों घूम रही है भाई, ऐसे ऐसे क्यों घूम रही है, कुछ तो रीज़न होगा, है ना। तो वो क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यों से ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो घूर्णन होता है उससे ही क्या होती है, हमारे दिन और रात होते हैं। किसके कारण, दिन और रात होते हैं, किसके कारण, घूर्णन के कारण। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखा है, दिन और रात, क्या है ये दिन रात। तो पृथ्वी हमारे 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे अपनी जगह पे घूमना है तो मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 24 आवर में घूम ली, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमना है तो भाई टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे 24 आवर लगता है, और जब सन के अराउंड घूमती है तो उसे 365 1/4 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। और हम लोग एग्जैक्ट 365 याद रखते हैं, सो दैट कि कन्फ्यूज़न ना हो। इसका भी एक लॉजिक है, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, यानी कि 24 आवर में घूमती है, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, यानी कि डेली मोशन कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। घूर्णन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब प्रदीप व्रत क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये पिक्चर देख लो आप, पहले तो पिक्चर देखो, फिर सारा गेम पिक्चर का ही है, अपनी 6th क्लास की NCERT में सारा गेम पिक्चर का, क्योंकि अगर हमें पिक्चर समझ में आ गए तो हमें थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसको भी मैं क्लियर करती हूँ। आप ये देख पा रहे हो, ये हमारे सन है, सन चाचू, ठीक है। ये अपनी बढ़िया तगड़ी तगड़ी रेज जो है ये पृथ्वी पर फेंक रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अपनी रेज पृथ्वी पर पहुंचा रहे हैं। तो जो हमारा क्या है, अर्थ है, मान लो आपकी NCERT में एक बताया गया है कि आपने क्या किया, टॉर्च लगाई, जो टॉर्च होती है, लाइट होती है, लाइट जला रहे हो, अगर जिस वॉल पे लाइट की रोशनी पड़ रही होगी वहीं उजेला होगा, और पीछे वाला साइड कैसे होगा, अंधेरा भरा होगा। ऐसी हमारी अर्थ क्या है, गोल है, ठीक है, गोल है। अगर गोल है तो हमें एक साइड का हिस्सा ही दिखेगा, दूसरी साइड का तो नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। पिक्चर में भी आप देखो अगर, तो हमें पीछे साइड का हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसी तरह हमारी अर्थ कैसी है, गोल है। अब जो सन की रेज हैं, क्या है, सन की रेज हैं, वो हमारे पृथ्वी पर उस तरफ ही पड़ेंगी जिस तरफ पृथ्वी का हिस्सा कहाँ होगा, सन की ओर होगा, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा है, आधा आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, वो सन की ओर है। जो सन की साइड में हिस्सा है उस पर क्या होगा, हमारा लाइट होगी, उजेला होगा। लेकिन जो सन के अपोजिट वाला साइड होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, यानी कि अंधेरा होगा, ठीक है। क्या होगा, अंधेरा होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम प्रायद्वीप व्रत कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पर व्रत पर जो व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप व्रत कहते हैं। अब दिन रात को विभाजित कैसे कर रहा है, देखो, जहाँ पे इसकी किरणें पड़ रही हैं वहाँ क्या है, उजेला है, ठीक है, और जहाँ पे किरणें नहीं पड़ रही हैं वहाँ पे अंधेरा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ दिन है और बाहर विदेश में अभी क्या हो रहा होगा, अंधेरा हो रहा होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सूर्य की किरणें दिन में सीधी पड़ रही हैं और वहाँ पे किरणें अभी नहीं पड़ रही हैं, इसलिए वहाँ पे अंधेरा है। तो प्रायद्वीप व्रत क्या करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो हमारी पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। चलो अब मान लो घूर्णन के बारे में हमने बात की थी। अगर घूर्णन ना हो, ठीक है, अगर अर्थ हमारी रोटेट ना करे तो क्या होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जहाँ स्टार मार्क्स है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो सूर्य के तरफ वाले भाग में मान लो अभी हमने प्रायद्वीप व्रत देखा, ऐसे ये है और ये अपने सन चाचू हैं और ये रेज पहुँचा रहे हैं, ये रेज पहुँचा रहे हैं, ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट होगी, यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा। ध्यान से सुनना। लेकिन उन्होंने बोला अगर पृथ्वी ना घूमे ही ना तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले हिस्से में क्या होगी, दिन, और दूसरे वाले हिस्से में हमेशा रात रहेगी। यानी कि जो जहाँ पर दिन रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, और जहाँ पे रात है यानी कि डार्क है, नाइट है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे रहना यानी कि जीवन हमारा कैसा हो जाएगा, रहना असंभव हो जाएगा। तो घूर्णन अगर ना हो तो क्या परेशानी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आया है, अगर घूर्णन नहीं होता है तो सूर्य के तरफ वाले हिस्से में दिन रहेगा और सूर्य के अपोजिट हिस्से में हमेशा अंधेरा रहेगा, और ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी पर रहना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे। इफ़ अर्थ डोंट रोटेट वन साइड वुड हैव परमानेंट डे एंड अदर परमानेंट नाइट, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एज अ कंडीशन। यानी कि ऐसी कंडीशन में लाइफ क्या हो जाएगी, सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। चलो अभी तक रोटेशन की बात करते आ रहे हैं। रोटेशन से ही क्या होता है, हमारे दिनों रात का पता चलता है और डेली मोशन का पता चलता है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात आती है परिक्रमण की, यानी कि रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन क्या है, तो परिक्रमण सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। कितना टाइम लेती है, 365 1/4 टाइम लेती है, यानी कि जो हमारे 1/4 टाइम है वो 6 आवर है। एग्जैक्ट तो 5 आवर 45 मिनट्स या 46 मिनट होता है ऐसे कुछ, और 46 सेकेंड ऐसे करके है, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके 6 आवर मानते हैं, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, जनरली यूज़ में 365 डेज ही बताते हैं। 6 आवर को हमने क्या किया, एक्स्ट्रा मान के रखा है अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, किसके लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो 6 आवर है वो हर साल क्या हो रहे हैं, प्लस होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस होते हैं एंड प्लस होते हैं। जब यहाँ से प्लस प्लस होते हैं तो ये क्या बनता है, 24 आवर बनता है, और जब ये 24 आवर बनता है तो ये फरवरी में ऐड हो जाता है, और फरवरी क्या हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है, और फरवरी जब 29 डेज की होती है तो हमारा लीप ईयर बन जाता है, वो होता है 366 डेज का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी कितने घंटे में कितने डेज में चक्कर लगाती है, और आंसर में आपके ऑप्शन है 365 ए, बी में आकर है 365 1/4, तो आंसर आपको यही लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। वहाँ पे हमें सुविधा नहीं देखनी है कि एग्जामिनर को सुविधा हो जाए चेक करने में, ठीक है, उसे नहीं होगी, 1 नंबर से हमारा रह जाएगा, ठीक है, हमारा नंबर कटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट आपको क्लियर किए हुए हैं। आप लीप ईयर का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, जो 6 ईयर हर साल बचते हैं वो बच के फरवरी में जुड़ के हमारे लीप ईयर बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे आ जाओ। ऋतुओं और मुख्य तिथियों में जो चीज़ें हैं वो कैसे आपकी चेंज होती हैं, कैसे क्या होता है, ये वाला ग्राफ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। ये सन है, दिख पा रहा है, विजुअल होगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सन है, ठीक है, दूसरा कलर लेती हूँ समझाने के लिए। ये सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। क्या है, अर्थ है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। घूमने का आपको बताया था मैंने, किस तरह से घूमती है, कौन सी साइड, कौन सी दिशा में घूमती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, क्योंकि कल की क्लास में ही समझाया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब जब पृथ्वी घूम रही है तो कुछ तो चेंजेस आते हैं। कभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ रेनी सीजन हो जाता है, कभी हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। ये क्यों होता है आखिर, जब बताओगे मुझे ये क्यों होता है, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, है कि नहीं। चलो
कल हमने बात की थी इक्वेटर के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में। याद है? अगर याद है तो दैट्स ओके, नहीं याद है तो मैं एक बार और ग्राफ बना के समझा देती हूँ। ये अर्थ है, यहाँ पर 0 डिग्री क्या था? इक्वेटर था। यहाँ पर कर्क रेखा थी 23.5 डिग्री, ठीक है। ये मकर रेखा थी 23.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस आने वाला। और ये 66.5 डिग्री आपका आर्कटिक व्रत थे, ये भी आर्कटिक, या फिर ये उत्तरी ध्रुव व्रत, या ये दक्षिणी ध्रुव व्रत, कुछ भी बोल सकते हो इनको, ठीक है। अभी जिसका काम है वो ये है कि विषुवत रेखा ये है, ठीक है, इक्वेटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा 0 डिग्री। ये है आपकी कर्क रेखा, ध्यान रखेंगे। और ये है आपकी मकर रेखा। अभी इन्हीं रेखाओं का काम है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको समझा दिया। चलो अभी हम ग्राफ समझने वाले हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा और करूँगी मैं, जो समझा रही हूँ समझने पे ध्यान देना, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो PDF में आपको दिख जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है, 21 मार्च, क्या लिखा है यहाँ पे? 21 मार्च, ठीक है। यहाँ पे ये जो अर्थ यहाँ पहुँची है तो ये इसकी 21 मार्च की स्थिति है, ठीक है। 21 मार्च की पोजीशन है, ये 23 सितंबर की पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे 22 दिसंबर की पोजीशन है, और ये आपकी 21 जून की पोजीशन है अर्थ की, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी यहाँ पे ऊपर मार्च और सितंबर में ऊपर यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, क्या है? सूर्य की किरणें हैं, वो सीधा किस पर पड़ती हैं? वो सीधा आपके विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, यानी कि इक्वेटर पर पड़ती हैं। मैं यहाँ पे लाइन खींचना चाहूँगी, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। अब ये बताओ, जब कोई चीज़ है, एप्पल है, हम 2 भाई बहनों में खाना है, और जब हमने उसे बीच के से काट के दे दिया बराबर बराबर बराबर, तो कोई किसी को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, यानी कि दोनों खुश रहेंगे। क्या होगी? बराबरी होगी। तो इसी तरह जब इक्वेटर पर क्या होता है, हमारी पृथ्वी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो दोनों ही गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में, ये वाला हिस्सा और ये नॉर्थ गोलार्ध हो गया और ये साउथ पार्ट हो गया, इन दोनों ही पार्ट में आपके दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान रखना, 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी इक्वेटर पर पड़ती हैं, और इक्वेटर क्या है? हमारी अर्थ का मिडिल पार्ट है। जब हम मिडिल पार्ट में चीज़ों को बराबर बराबर बांटते हैं तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी? बराबर होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बराबर पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ी सी मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं कथा पढ़ रही हूँ, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बन सकता है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? आंसर विषुवत पे। 22 सितंबर को विषुवत रेखा पर। दिन और रात कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, कोई गुस्सा नहीं होता है, ना तो नॉर्थ हेमिस्फीयर गुस्सा होता है और ना ही आपका साउथ हेमिस्फीयर गुस्सा होता है, क्योंकि इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करती है, ठीक है। और 21 मार्च वाले को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भाई? ये बताओ। हम लोग उत्तर में रहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारे यहाँ सितंबर में क्या आ जाती है? थोड़ी सी सर्दी आ जाती है ना, सर्दी आती है ना। तो 23 सितंबर को अगर हमारी सूर्य की किरणें इक्वेटर में पड़ रही हैं तो यहाँ पे शरद ऋतु होगी। क्या होगी? शरद ऋतु होगी। और साउथ में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। अपने यहाँ से रिलेट करो ना, सर्दी वाली नवरात्रि आती हैं तो 23 सितंबर को सर्दी वाली नवरात्रि आती है। कहाँ पे? हमारे उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ वाला एरिया में क्या होगी? शरद ऋतु होगी और साउथ वाले में ग्रीष्म। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे जब 21 मार्च को आता है सूर्य यहाँ पे, तो हमारे नॉर्थ में मार्च में गर्मी पड़ती है ना गर्मी, तो हमारी क्या हो जाएगी? कौन सी ऋतु हो जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। बसंत ऋतु।
क्या होती है, बसंत ऋतु होती है ना मार्च फरवरी के बीच में, और ये वाली शरद ऋतु हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो अभी बात करते हैं 22 दिसंबर और 21 जून की, ठीक है। ये है 22 दिसंबर, ये है 22 दिसंबर। वीडियो बड़ा हो जाता है पर मुझे समझाना है भाई, चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी तो कैसे पता चलेगा। अब 22 दिसंबर वाले में जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही हैं आपकी कहाँ, बताओ, वो पड़ रही हैं मकर रेखा पर। कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। अब मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो आपको मैंने पढ़ाया था मकर रेखा साउथ हेमिस्फीयर में है। कहाँ है, साउथ हेमिस्फीयर में है। तो जब सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में पड़ रही हैं तो गर्मी कहाँ होगी ज़्यादा, तो गर्मी होगी आपकी साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, गर्मी होगी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी हिंदी में बोले तो, ठीक है। लेकिन दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होती है, सर्दी होती है, तो उत्तरी हेमिस्फीयर में आपकी क्या होगी, विंटर होगी, ठीक है। चलो हो गया। अब ये बताओ, जहाँ पर सूर्य ज़्यादा देर रुकता है वहाँ दिन बड़ा होगा या फिर जहाँ पर सूर्य थोड़ी देर रुकता है वहाँ दिन बड़ा होगा, तो मैम जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज पड़ रही हैं वहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 22 दिसंबर को दिन उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में किस में बड़ा होता है, तो ऑफिशियली बात है कि हमारा साउथ हेमिस्फीयर में जो डे है वो बड़े होंगे, ठीक है। और नॉर्थ में डे छोटे होंगे। हम अपने डेली चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, आपने सुना होगा कि सर्दियों के दिन है बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इधर आओ, अब इधर आओगे 21 जून को। 21 जून को जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ये हमारी कर्क रेखा ग्रीन से बनाया है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, और कर्क रेखा कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी कर्क रेखा है। जब कर्क रेखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो सूर्य की किरणें नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, तो गर्मी कहाँ होगी, तो भाई जून का महीना आने वाला है और आप देख पा रहे हो कैसा हाल है हम लोगों का, गर्मी से बेहाल है सब। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। और आपके साउथ वाले क्या करेंगे, इस समय चिल करेंगे। क्यों चिल करेंगे मैम, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं सीधे, तो यहाँ पे विंटर वाला सीजन होगा, क्लियर। अब वही चीज़ यहाँ पे कि भाई सूर्य की किरणें जहाँ पड़ेगी वहाँ दिन बड़ा होगा या फिर जहाँ पे सूर्य की किरणें कम जा रही हैं वहाँ पे, तो मैम जहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं वहाँ पे दिन क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो जब 21 जून को हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा डे क्या होता है, डे आपका बड़ा होता है, और साउथ हेमिस्फीयर में डे आपका छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ऐसे छोटी छोटी वैसे अनविजिबल है, यानी कि साफ नहीं है, इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस मैंने समझाना था कि आपको चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। ये यहाँ पे मकर रेखा पर किरणें पड़ रही हैं, किस पे, कर्क पे। और कर्क कहाँ पे है हमारी, कर्क है हमारी साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे कर्क रेखा पे है और यहाँ पे मकर रेखा पे, इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपकी इक्वेटर पे है, यहाँ पे इक्वेटर पे है। तो मैंने बहुत ही टाइम लेके आपको ये ग्राफ समझाया है सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, और आई होप कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो हमारे ऋतुएं होती हैं, सीजन होती हैं, वो क्यों होती हैं चेंज, क्योंकि हमारी अर्थ क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। इसके कारण हमारे ऋतुओं में परिवर्तन आता है। 21 जून की स्थिति मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आओ, ठीक है। 21 जून को हमारा जो सूर्य है वो किस तरफ होता है, सूर्य हमारा कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डे हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और साउथ और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर दिन बड़े होंगे वहाँ पर रातें छोटी होंगी, और इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगी जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। और दक्षिण में क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी। अब 22 दिसंबर में क्या था, 22 दिसंबर में हमारी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही थी, जो कि है साउथ हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे डे
कैसे हो जाएंगे, डे बड़े हो जाएंगे, और नाइट कैसी हो जाएंगी आपकी, नाइट आपकी छोटी हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य कम जा रहा है ना, तो डे छोटे हो जाएंगे। आपने सुना है ना सर्दियों में दिन छोटे हो रहे हैं और रातें कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जस्ट अपोजिट चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं आगे। अब मैंने बात की थी 21 मार्च और 23 सितंबर की, 21 मार्च और 22 सितंबर को। तो 21 मार्च को जो हमारी सन की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु यानी कि गर्मी, हमारे यहाँ गर्मी चल रही है ना, अपने यहाँ से रिलेट करके रखो चीज़ों को। तो मार्च में हमारे यहाँ गर्मी है तो बसंत ऋतु है, और दक्षिणी में क्या होगा, शरद ऋतु हो जाएगा। ऐसी 23 सितंबर को सीधी किरणें यहाँ पे भी विषुवत पर पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी वाली नवरात्रि आ जाती है ना, सितंबर में सर्दी आने लगती है, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंड आएगी और दक्षिणी में क्या आ जाएगी, बसंत ऋतु आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने दोबारा लिख दिए हैं, जैसे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। विषुवत वृत्त क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी इसी पर पड़ती हैं, और जो घूर्णन बताया था, घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। विषुव क्या था मैंने बताया था, 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हमारी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो विषुव दोनों ही स्थिति में आएगा, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को। घूर्णन के कारण, ये दोबारा पॉइंट ऐड हो गया है, ठीक है, एक ऐड है ऑलरेडी। फिर ये इंपॉर्टेंट मैंने स्टार लगाया, जहाँ जहाँ स्टार लगाया इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सीधी लाइन डिट्टो लाइन आई हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए घूर्णन और परिक्रमण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो एक और मैंने लाइन ऐड की है जो बॉक्स में लिखी हुई थी, क्योंकि बॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्राचीन काल में कौन थे, खगोल शास्त्री कौन थे, हमारे आर्यभट्ट जी थे। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है, अपने अक्ष पर वर्णन नहीं, घूर्णन, गलत ऐड हो गया है, ठीक है, क्या कर रही है वो, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इस चीज़ को ऐड सही कर लेंगे कट करके, क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, यानी कि रोटेशन कर रही है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने बताया था पृथ्वी गोल है, बट पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी थोड़ी सी ध्रुवों पर चिपटी है, जिसको भूभाग कहते हैं। वो चीज़ हम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें डीप होती जाएंगी और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, इसलिए आपको पहले ही क्लास से ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, 6th क्लास की NCERT CTET के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। 6th क्लास की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और बहुत ही प्रैक्टिकल, छोटे छोटे चैप्टर हैं पर उनको समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, वो आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उनको क्लियर करना चाहूँगी। और एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि मुझे आप लोग ये बताइए कि पहले हम लोग पूरी ज्योग्राफी फिनिश कर लें, तीनों की, 6, 7, 8 की, फिर हम अपनी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे या हिस्ट्री, जो भी आप लोग कहोगे, तो वो फिनिश कर लेंगे तीनों की, फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे 6, 7, 8 की। ऐसे करना है या फिर 2 डेज लेके चलो, 2 डेज ज्योग्राफी, 2 डेज पॉलिटी या हिस्ट्री, मेरे हिसाब से तो आप ऐसे कर लो, इसको मैं फिनिश करवा दूँ, फिर पॉलिटी या हिस्ट्री जो भी आप बोलोगे, और फिर जैसे आपकी मर्जी। एंड मैं चाहूँगी कि संडे को क्वेश्चन का सेशन रख लिया जाए, PYQ क्वेश्चन का, तो PYQ क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करा दूँगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ लगे कि हाँ चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जो मैम पढ़ा रही हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो ये थी आज की क्लास, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। बस कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे कुछ नहीं, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उन्हें हेल्प मिल रही है, और छोटी से मतलब छोटा नहीं है, बड़ा है, और CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई इस बार हमें करना है। और हाँ एक चीज़ और, सबसे पहली बात, पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का डेली, ठीक है। ये 30 मार्क्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो देख लेना, और जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।